ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन। अगर मैं एमआरएनए की बात कर रही हूँ तो एमआरएनए की बात हम ऐसे ही करते हैं, इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और बात करते हैं हम, क्या, लीडर सीक्वेंसेस और ट्रेलर सीक्वेंसेस। लीडर सीक्वेंसेस और ट्रेलर सीक्वेंसेस। लीडर सीक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों, ये जो लीडर सीक्वेंसेस होते हैं ये 5' एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ इतने लीडर जो लीड कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही लीडर एंड पर पीछे की तरफ कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, ट्रेलर सीक्वेंसेस। बेसिकली ये अनट्रांसलेटेड पोर्शन होते हैं बच्चों। कैसे पोर्शन है ये, अनट्रांसलेटेड पोर्शन, यानी कि ऐसे पोर्शन जो ट्रांसलेट नहीं होते। तो ऐसे पोर्शन जो 5' एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं लीडर पोर्शन, और ऐसे पोर्शन जो 3' एंड की तरफ प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेलर पोर्शन। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे, वो है आरबीएस। बेसिकली आरबीएस क्या है बच्चों, आरबीएस होता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। राइबोसोम बाइंडिंग साइट। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं बच्चों, प्रोकैरियोट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो होती है इसको कहते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। बेसिकली होता क्या है, जो इनिशिएशन साइट होती है 5' एंड की तरफ, इनिशिएशन साइट से पहले कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, ध्यान से सुनना बच्चों, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए पर 5' साइट की तरफ जहाँ से आपका इनिशिएशन होता है किसका, ट्रांसलेशन का, तो 5' साइट पर इनिशिएशन साइट से पहले कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वहां प्रेजेंट होते हैं स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, 30s। तो स्मॉल सब यूनिट 30s के 16s आर आर एन ए, 16s आर आर एन ए पर इन सीक्वेंसेस का क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट कौन सी होती है, बेसिकली जो इनिशिएशन साइट होती है 5' एंड की तरफ, इनिशिएशन साइट से पहले कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, और इन सीक्वेंसेस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस किसमें होते हैं, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट किसमें होते हैं, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट यानी कि 30s के 16s आर आर एन ए पर होते हैं। ठीक है, तो इन कंजर्व सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं हम, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस बोलते हैं, और इन जो 16s पर जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं इनको बोलते हैं एंटी शाइन डेलगार्नो। क्या बोलते हैं इसको, एंटी शाइन डेलगार्नो। आगे बात समझ में आपको, प्रोकैरियोट्स पे होते हैं उन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस, और इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनको बोलते हैं हम एंटी शाइन डेलगार्नो
सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? विदाउट? नहीं, चलिए। अगर आप लोगों से इसकी अमीनो एसिड के एक्टिव होने की अगर हम बात करते हैं बच्चों की टीआरएनए पर एक्टिव कैसे होता है, तो इसकी बहुत सिंपल से इक्वेशन के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एटीपी की जरूरत होती है बच्चों, इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, किसमें? अमीनो एसिड को एक्टिव करने में। भाई सीधी बात है, एनर्जी लगेगा, किसी भी चीज को आप एक्टिव करेंगे तो एनर्जी की मदद से एक्टिव करते हैं। ठीक है, और एक्टिव कौन करता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। या तो आप इसको लिख सकते हैं एमिनो एसाइल अमीनो एसिड, या फिर हम इसको लिख देंगे एक्टिव अमीनो एसिड टीआरएनए। टीआरएनए से बाइंड हो गया है। ठीक है, टीआरएनए से क्या हो गया? ये बाइंड हो गया। तो इसको एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये क्या होता है? अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? आपका एक्टिव अमीनो एसिड। आगे बात समझ में सबको? चलिए, अब हम इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने आपसे बोला तीन होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम इनिशिएशन। बच्चों, अगर चाहे इनिशिएशन हो, चाहे इलोंगेशन हो, चाहे प्रोकैरियोट है और चाहे यूकैरियोट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन द सम फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड by the tRNA or by the amino acid. Some factors are required during the process and these factors are called the in the process of initiation called as the initiation factors and in the process of the elongation called as the elongation factors. ठीक है, अगर मैं आपसे इनिशिएशन की बात कर रही हूँ तो इसमें यूज आने वाले जो फैक्टर्स होंगे दैट इज कॉल्ड द IF1, IF2 और IF3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। और अगर मैं आपसे इलोंगेशन की बात कर रही हूँ तो हो जाता है ई, मतलब EF, इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है ना? और अगर मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो बात होती है ऐसे, लेकिन अगर मैं यूकैरियोट की बात कर रही हूँ तो इसके आगे स्मॉल ई लगा देते हैं, सबके आगे। EIF1, EIF2, EIF3, EEF, EEF, EEF। ठीक है ना? इसमें भी फैक्टर्स यूज होते हैं, लगभग 12 फैक्टर्स इसमें यूज होते हैं। उसकी बात हम जब एलोंगेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, पर फिलहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी? इनिशिएशन की। तो इनिशिएशन में आपको समझ में आया ना? ठीक है, IF1, IF2, IF3 प्रोकैरियोट्स में, और अगर यूकैरियोट्स है तो EIF1, EIF2 और EIF3। ठीक, इनिशिएशन के बारे में राइबोसोम बाइंडिंग साइट, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। सबको समझ में आ गया? तो मैं ये बात कहती हूँ आपसे कि अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन का इनिशिएशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या काम होगा? अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप क्या है? सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप इसमें ये होता है कि IF1 और IF3 और IF3 ये दोनों जाकर जुड़ते हैं किससे? 30S सब यूनिट से।
IF1 and IF3 initiation factors get attached with the 30s subunit, small subunit of the tRNA. क्यों? इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज उनका क्या है, जो IF3 होता है ना बच्चों, इस IF3 का काम क्या होता है, ये बाइंडिंग स्टॉप करता है, स्टॉप बाइंडिंग और लार्जर सबयूनिट। IF3 जो इनिशिएशन फैक्टर है, ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग होती है उसको रोकता है, यानी कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को ये अटैच होने नहीं देगा। कौन? IF3। जैसे ही IF3 जुड़ जाता है उसके बाद होता है IF2। IF2 विद द हेल्प ऑफ द GTP, IF2 with the help of the GTP किससे जुड़ता है ये? स्मॉल सब यूनिट से। किससे जुड़ेगा बच्चों? स्मॉल सब यूनिट से। आगे बात समझ में आपको? अभी तक क्या हो रहा था कि सबसे पहले IF1 IF3 दोनों स्मॉल सब यूनिट से जुड़े, जैसे ही ये दोनों सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट से जुड़ जाते हैं देन उसके बाद कौन सा फैक्टर आ जाता है आपका? IF2। तो मैं ये कह सकती हूँ IF2 का काम क्या है यहाँ पर? IF2 का काम होता है GTP को लेकर आना, यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल को आपकी स्मॉल सब यूनिट से बाइंड कराना। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें IF1 IF2 और IF3 तीनों की तीनों जुड़ गए। हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा, अभी पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, मैं यहाँ लिख दूं 30s सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया जैसे हमने बोला 30s सब यूनिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इस 30s सब यूनिट कॉम्प्लेक्स ये किससे जाकर जुड़ेगा? 30s सब यूनिट कॉम्प्लेक्स ये जाकर जुड़ेगा किससे? mRNA। ये 30s सब यूनिट कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ गया बच्चों? mRNA से जुड़ गया। और जैसे ही ये mRNA से जुड़ जाएगा एक क्या बन जाएगा? 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया ना। 30s सब यूनिट किससे जुड़ा? mRNA से। और ये कैसे जुड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, RBS राइबोसोम बाइंडिंग साइट को पहचान कर। mRNA पे प्रेजेंट राइबोसोम बाइंडिंग साइट, वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या है बच्चों? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस। वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्या है? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस। तो ये 30s सब यूनिट में इसका 16s RNA शाइन डेलगार्नो सीक्वेंसेस का कॉम्प्लीमेंट्री उसमें होते हैं, तो वो उसको पहचान कर इस 30s सब यूनिट को वहाँ अटैच होने में मदद करता है। ठीक है, तो 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस mRNA पे क्या आता है आपका? अब इस पर अटैक करिए, या फिर मैं ये कहूँ इसको इस तरह से ना दिखा के ऐसे दिखाऊँ, यानी कि अब इस कॉम्प्लेक्स पर क्या अटैक करेगा? इनिशिएटर टीआरएनए। कौन अटैक करेगा? इनिशिएटर टीआरएनए। और इनिशिएटर टीआरएनए क्या होता है बच्चों? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। आ रही है बात समझ में? अब इस 30s सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है इस पर कौन अटैक करेगा? इनिशिएटर टीआरएनए। और इनिशिएटर टीआरएनए क्या है? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। ठीक है ना। जैसे ही इनिशिएटर टीआरएनए इस पर बाइंड करता है वैसे ही कौन सा फैक्टर निकल जाएगा बच्चों? कौन सा फैक्टर निकलेगा बताओ? अब आपका निकल जाएगा IF3। IF3 जो आपका फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? इससे रिमूव हो जाएगा। IF3 रिमूव। और IF3 का काम क्या था? स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को रोकना। IF3 का काम क्या था? स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट की बाइंडिंग को रोकना। तो क्या होएगा? लार्जर सब यूनिट अटैच। क्या होगा? लार्जर सब यूनिट अटैच। लार्जर सब यूनिट इससे क्या होगा? हो जाएगी, अब अटैच हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? IF3 रोके हुए था, जैसे ही आपकी mRNA कॉम्प्लेक्स 30s सब यूनिट mRNA
कॉम्प्लेक्स पर टीआरएनए आकर बाइंड होता है तो आपकी क्या होगी, IF3 रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और लार्जर सब यूनिट क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी तक हम यही करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इनिशिएशन को दोबारा शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा भी हमने इसमें कुछ किया नहीं है, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू। ओके।